नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो सीरीज है शिक्षक पात्रता परीक्षा का, जिसमें हम आज देखेंगे कि 2024 में जो शिक्षक वर्ग 2 का पात्रता परीक्षा हुआ था, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में, उसके बारे में देखेंगे पूरा 150 प्रश्न, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, बाल विकास का और विज्ञान, गणित के साथ सामाजिक विज्ञान का देखेंगे। और इसी के साथ मैदानी क्षेत्र में पेपर लेट से मिलने के कारण वहाँ से फिर से टेट कराया गया था, यानी रीटेट कराया गया था, उसका भी 150 प्रश्न देखेंगे। 150 और प्लस 60। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। पहला प्रश्न है ह्यूरिस्टिक है क्या? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा, यानी कि अनुभव सिद्ध निगम होगा, क्योंकि ह्यूरिस्टिक पद्धति का आधुनिक पुनरावृत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में एक प्रमुख ब्रिटिश रसायनज्ञ और शिक्षक प्रोफेसरी हेनरी आर्मस्ट्रांग द्वारा विकसित किया गया था। उन्होंने एक ऐसी शिक्षण शैली की वकालत की जो वैज्ञानिक पद्धति को प्रतिबिंब करती है, जहां छात्र प्रश्न पूछकर, प्रयोग करके और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालकर सीखते हैं। यही ह्यूरिस्टिक विधि कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होता है? इसका जो सही आंसर देखेंगे, हम ऑप्शन नंबर डी लेके चलते हैं, या डी कहता है कि प्रदर्शन मूल्यांकन। प्रदर्शन मूल्यांकन हम किसको कहते हैं? यह मूल्यांकन का एक वैकल्पिक या प्रमाणिक रूप है, जिसमें छात्रों को किसी सूची से उत्तर का चयन करने के बजाय कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसे किसी विशेष क्षेत्र में छात्र की उपलब्धि की पूरी तस्वीर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। छात्रों को उनके प्रदर्शन को देखने के माध्यम से आंका जाता है। उनका नाम प्रदर्शन मूल्यांकन है। इसमें हम मॉडल बनाना, बच्चों के कक्षा गतिविधि का प्रदर्शन करना को भी शामिल कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा नंबर देखेंगे कि नीचे दिए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन कहता है कि दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तर्क है इसका कि झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। जिसका जो सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन सही है परंतु तर्क गलत है। प्रश्न 4 देखेंगे हम कि बहुसांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा, तो क्या सुनिश्चित करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए, यही सिद्ध करेगा। प्रश्न 5 देखेंगे हम कि विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों की सही क्रम में बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए में सबसे पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा और डी आएगा। तो बी में पहले निर्थक पद आएंगे, फिर गद्यांश आएंगे, फिर कविता आएगा, फिर शुद्ध आधृत सीखना आएगा। प्रश्न 6वां देखेंगे हम किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि समाज सार्थक व्यवहार, यानी कि स्वेच्छा से दूसरों के लिए अच्छा करना और उनकी सहायता करना ही सामाजिक उन्मुख व्यवहार कहलाता है। सामाजिक उन्मुख व्यवहार को परोपकार का समानार्थी शब्द माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि बदले में किसी चीज की इच्छा किए बगैर दूसरों के कल्याण के लिए उनकी मदद करना हासिल। हालांकि परोपकार सामाजिक उन्मुख व्यवहार का उप समुच्चय है। यह बच्चों सहित सभी उम्र के लोगों तक किया जाता है। प्रश्न 7 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी कहता है हमें अभ्यास, अनुभव एवं अनुदौत्य, यानी कि ड्राइव के कारण व्यवहार होने का वाला परिवर्तन कहलाएगा। प्रश्न 8 देखेंगे हम कि स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यवस्थित होनी चाहिए।
स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारियाँ व्यवस्थित हो, इसमें किसी विषय के तथ्यों व अवधारणाएं स्मृति में बनी रहती है। प्रश्न 9 है कि कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार की परिणाम स्वरूप देखता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वातावरणीय कारक देखता है। प्रश्न 10 देखें, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमित आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका प्रश्न 10 का डी हो जाएगा यानी कि 125 होगा। इसको जानने के लिए हम IQ को एक सूत्र दिया गया है, जैसे कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो मानसिक आयु यहाँ 5 दिया है और बटे में मानसिक आयु 5 दिया है, वास्तविक आयु 4 दिया है, तो इसको 100 से गुणा करके काट देना है, तो यहाँ पे 125 होगा। प्रश्न 11 है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि ए और बी दोनों होगा। ए और बी हमें कहता है कि व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें, पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें, पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन, बालकों में विशेष रुचियों का विकास, शारीरिक दोषों की पहचान करना होता है। प्रश्न 12 देखेंगे हम। 12 हमसे कहता है कि बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि अगर कोई है तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि विकासात्मक विधि है। विकासात्मक विधि हमें कहता है कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि बच्चे किस प्रकार समय के साथ बढ़ते हैं और शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास विभिन्न क्षेत्रों में बदलते हैं। प्रश्न 13 है कि सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा और डी कहता है उपरोक्त सभी में बच्चे में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी है। यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थान की सूचनाओं का मस्तिष्क में संचय संज्ञानात्मक मानचित्र का निर्माण करता है। व्यक्ति का अपने घर से कार्यस्थल जाना तथा नए व्यक्तियों को अनजान स्थलों के बारे में निर्देशित करना तथा अन्य स्थानिक अनुभवों के कारण सूचनाओं का एक क्रम के रूप में संचय ही संज्ञानात्मक मानचित्र कहलाता है। प्रश्न 14 देखेंगे हम कि वाइगोत्स्की ने भाषा को माना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांस्कृतिक उपकरण माना है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिसके 3 मुख्य आधार हैं। पहला सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है भाषा और तीसरा है संस्कृति। प्रश्न 15 देखेंगे हम कि नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कूट संकेतों में सही का चयन करें। कथन है अनुक्रमकता कुंठा से उत्पन्न होती है, कारण है सभी तरह की कुंठा अनुक्रमकता को जन्म देती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। प्रश्न 16 देखेंगे हम कि विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका में। प्रश्न 17 है कि अधिगम असमर्था शब्द किसने सुझाया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किर्क ने सुझाया। और अधिगम असमर्था शब्द सैमुअल किर्क द्वारा वर्ष 1963 में प्रयोग किया गया था। अधिगम असमर्थता वह स्थिति है जब बालक लेखन संबंधी, पाठन संबंधी, भाषा संबंधी व अंगणित से जुड़े गतिविधियों को करने में असमर्थ होता है। यानी कि अधिगम असमर्थता पर सर्वाधिक कार्य अमेरिका में किया गया है। प्रश्न 18 देखेंगे कि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन किसका है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिलफोर्ड का है। प्रश्न 19 देखेंगे हम कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुद्धिलब्धि। प्रतिभाशाली बालक की पहचान बुद्धिलब्धि अर्थात IQ लेवल से होती है, यानी कि जिसकी IQ 125 से या 100 से ऊपर हो वही ये प्रतिभाशाली या प्रगतिशील बालक कहलाता है। प्रश्न 20 देखेंगे हम कि गलत विकल्प को चुनना है। अब गलत विकल्प हम कैसे चुने, तो इसका जो ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, यही गलत है। जबकि समावेशी शिक्षा में क्या क्या शामिल है उसको हम बताते हैं कि समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा समाज से समायोजक में सहायक है। समावेशी शिक्षा सामान्य और विशिष्ट बालकों की शिक्षा पर आधारित है। प्रश्न 21 देखेंगे हम कि आनुवंशिकता को एक खालिस्तान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थिर। आनुवंशिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है, क्योंकि माता पिता के लक्षण उसके संतान में जन्म के बाद देखने को मिलता है। प्रश्न 22 है कि सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवहार में संशोधन, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम या सीखना कहलाता है। प्रश्न 23 देखेंगे हम कि एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारत वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजन किया, यह एक उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि अनुभवनात्मक शिक्षण है। क्योंकि एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित करना अपने पूर्व अनुभवों को संबंधित विषय से विद्यार्थियों को जोड़ना है। प्रश्न 24 देखेंगे हम कि सीखना क्या है, तो सीखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है, क्योंकि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव का परिणाम है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। क्योंकि प्रोफेसर स्किनर के अनुसार सीखना अर्थात अधिगम व्यवहार में होने वाले उत्तरोत्तर सामंजस्य है, इसके लिए अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 25 है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है, यानी कि गलत की ओर चलना है, और ऑप्शन नंबर बी हमें कहता है कि बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांत को याद करने के लिए ही तो गलत है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांत को याद करना आवश्यक नहीं है। प्रश्न हम आएंगे 26 नंबर में, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है क्योंकि खालिस्तान का विकास है, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि व्यक्तित्व का है। प्रश्न 27 देखेंगे हम कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 से 14 वर्ष। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस अधिनियम के अंतर्गत कक्षा नर्सरी से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रश्न 28 है, हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है यानी गलत की ओर जाना है, और इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि औपचारिक रिपोर्ट लिखना यही तो नहीं है। प्रश्न 29 देखेंगे हम, शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 है, क्योंकि स्मृति और अंतर्दृष्टि ही है, क्योंकि शिक्षण के समझ स्तर में स्मृति और अंतर्दृष्टि शामिल होते हैं। सीडीपी का अंतिम प्रश्न जो 30वां प्रश्न है, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सभी, क्योंकि तनाव को कम करने के लिए भी है, मूल्यांकन नियमित करें और अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करने के लिए। क्योंकि विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 2009 जो कि अक्टूबर 2009 में लागू हुआ था, यह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तनाव को कम करें, मूल्यांकन नियमित करें, अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करने की बात कहता है। अब हम हिंदी भाग में आ गए हैं। हिंदी में 31 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं कि अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनुदित का संधि विच्छेद अगर सही है तो ऑप्शन नंबर हम लेके चलते हैं ए में, और ए हमें कहता है अनुधन उदित बराबर अनुदित, उधन उ बराबर दिक् स्वर संधि कहलाता है। प्रश्न 32 में चलें कि निम्नलिखित में से संवृत स्वर युग्म है, संवृत स्वर युग्म क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उ और ऊ है, क्योंकि मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का व्यंजन विभाजन हम देखेंगे। विवृत में आ आता है, अर्ध विवृत में अ ए औ आते हैं, अर्ध संवृत में ए औ ओ आता है, संवृत में ई उ आते हैं। प्रश्न 33 देखेंगे हम, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर हम लेके चलते हैं आपको डी की ओर, और डी हमें कहता है कि स्व अल्प विद्यार्थी नाविक, यानी कि शब्द स्वर संधि में हम देखेंगे तो स्वल्प विद्यार्थी नाविक। हम ये देखें कि सुधन अल्प यानी कि स्वर यड़ स्वर संधि होता है, विद्याधन अर्थी यानी विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि होता है, नवधन इक बराबर नाविक आयादी संधि होता है। प्रश्न 34 देखेंगे हम कि लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
आइए देखते हैं हम कि यह संज्ञा का वह रूप है जिससे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। पुरुष जाति की बोध वाली संज्ञा पुल्लिंग तथा स्त्री जाति की बोध वाली संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचक शब्द नपुंसक लिंग है। अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत की ही तरह हिंदी में भी 3 लिंग माने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 34 का वो सी होगा। शी कहता है कि केवल 1, 2 एवं 3 कथन ही सही है, यानी हिंदी में लिंग 2 ही माने जाते हैं, जो एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहलाता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग होता है संस्कृत में। प्रश्न 35 हम देखेंगे। 35 हमें कहता है कि व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयवों से सुमिलित कीजिए। तो अगर हम इसको कहें और उच्चारित करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी हमें कहता है कि कंठ का हो जाएगा तीसरा नंबर ग, और तालव्य का हो जाएगा छ, यानी कि चौथा नंबर, और दंत क्या हो जाएगा, दंत का हो जाएगा न, और दंतोष्ठ का हो जाएगा व। तो उच्चारण स्थान और व्यंजन को अगर हम देखें तो कंठ में रहता है क ख ग घ अंगा, तालव्य का होता है च छ ज झ, मूर्धन्य का होता है त ठ ड ढ ढ, दंतव्य का होता है त थ द ध न, ओष्ठ का होता है प फ ब भ म, और दंतोष्ठ का होता है व। यानी कि हम इसको देखें स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये 5 चीज आते हैं। तो जैसे क वर्ग प्रारंभ होता है और म वर्ग अंतिम होता है, तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि के टी एम दी हो, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, है ना। प्रश्न 36 हम देखें, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का अगर कोई पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं, और शार्दुल नहीं है, क्योंकि घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द है बाजी, अश्वहृदय, बाजी, अश्वहय और तुरंग होता है, जबकि सिंह का पर्यायवाची होता है व्याघ्र, शेर, मृगराज, शार्दुल और केहरी होता है। प्रश्न 37 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म अगर कोई है तो ऑप्शन नंबर हम लेके चलते हैं सी की ओर, और सी हमें कहता है कि अल्पज्ञ का बहुअज्ञ होता है, क्योंकि संयुक्त का अयुक्त होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, अज्ञ का भिज्ञ होता है, और समस्त का कतिपय ऐसा होता है। प्रश्न 38 देखेंगे हम कि मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत्तिका होता है। तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम तब और तद्भव शब्द तो आप जानते ही होंगे कि तत्सम शब्द जो संस्कृत में हुबहू आते हैं और तद्भव शब्द जो संस्कृत को हिंदी में आते हैं। प्रश्न 39 है, तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंहतोड़, लोकोत्तर और गंगा जल। मुंहतोड़ यानी कि मुंह को तोड़ने वाला कर्म तत्पुरुष समास है। लोकोत्तर यानी कि लोक से परे, यानी कि आपादान तत्पुरुष समास है। गंगाजल यानी कि गंगा का जल संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रश्न 40 देखेंगे हम, युद्ध की इच्छा का रखने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युतुत्सु होता है, क्योंकि युद्ध की इच्छा रखने वाला युतुत्सु कहलाता है और युद्ध की इच्छा युतुत्सा होता है। प्रश्न 41 देखेंगे हम, 41 कहते हैं हिंदी में आगत विदेशी शब्दों को उनके मूल भाषा में सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हम जिस टाइप से देखें, पपीता जो है पुर्तगाली शब्द है, रिक्शा जो है जापानी शब्द है, चाकू जो है तुर्की शब्द है, अंगूर जो है फारसी शब्द है। प्रश्न 42 जब हम देखें तो 42 पूछता है कि कुशाग्र विद्यार्थी में से प्रश्न पूछने वाक्य में विशेषण बताइए। जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशाग्र होगा। विशेषण शब्द बताना है तो कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विशेषण होगा कुशाग्र होगा। प्रश्न 43 है कि गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से किया के द्वारा, तो 43 का हो जाएगा डी, यानी कि आपादान कारक के ही आपादान कारक जहां समास के पूर्व पदों में आपादान की विभक्ति अर्थात से यानी कि विलप का भाव का लोप होता है। प्रश्न 44 देखेंगे हम कि संज्ञा के संबंध में सही विकल्प कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। जिसका जो सही आंसर होगा 44 का ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी होगा। और डी हमें कहता है कि केवल एक
2 और 4। यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक कर्ता हो तो, या भिन्न भिन्न लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता हो तो क्रिया बहुवचन में होगी और लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बकरी, 2 गायें और बहुत से बैल मैदान में चरते हैं। प्रश्न 45 है, वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द किस भेद के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बी हमें कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें हम देखेंगे उत्तम पुरुष में जिसमें मैं, हम लोग, मुझे, मेरा होता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप लोग, तुम्हारा होगा। और अन्य पुरुष में होगा यह, वह, वे लोग, ये, इनकी, उनकी होगा। प्रश्न 46 देखेंगे हम कि रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि रवि विशेष है तो रवि है। रवि विशेष है, विद्यार्थी विशेषण है और अध्ययनशील जो है प्रविशेषण कहलाता है। प्रश्न 47 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए। शुद्ध रूप होगा कि अतिथि के लिए गुलाब की एक माला की व्यवस्था होना चाहिए। प्रश्न 48 देखेंगे हम, यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य का प्रकार अगर कोई है तो इसका जो सही आंसर हम ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं, और सी हमें बताता है कि संकेतवाचक है, क्योंकि जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो या जो वाक्य किसी अन्य कार्य के होने अथवा न होने की ओर संकेत करता है, जैसे पहचान, यदि, तो, अगर, तो, जो, वह, जैसे यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगा, ऐसी भावनाएं हैं। प्रश्न 49 है कि द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर, हम आपको डी की ओर ले चलते हैं। डी हमें कहता है कि द्वंद्व तथा तत्पुरुष समाज में प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि माता पिता, रात दिन, रीता गीता, सीता गीता, अन्नू मन्नू। प्रश्न 50 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर हम आपको लेके चलते हैं सी की ओर। और ऑप्शन नंबर सी हमें कहता है कि हस्पद या त्रुटि चिन्ह है। यही सही नहीं है, क्योंकि अर्धविराम चिन्ह जो है वो कॉमा और ऊपर में बिंदु रहता है, निर्देश चिन्ह में सिंगल स्पेस होता है। हस्पद या त्रुटि चिन्ह में ऊपर में जो छोटा या बड़ा का चिन्ह जैसे लगता है, अल्पविराम में सिंगल कॉमा लगता है। प्रश्न हम 51 देखेंगे कि विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। महात्मा गांधी उपरोक्त कथन के आलोक में कौन सी बात अग्र सत्य है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए। प्रश्न 52 है कि का बरखा जब कृषि सुखाए, लोकोक्ति का सही अर्थ है का वर्षा जब कृषि सुखाने, है ना, का बरखा जब कृषि सुखाने का। इसका जो सही आंसर है हम ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं। डी का कहना है कि काम बिगाड़े पर सहायता व्यर्थ होती है। काम बिगाड़ने पर सहायता करना व्यर्थ होता है। जब सूखा हो ही गया उसके बाद वर्षा आने की क्या मतलब, यही लोकोक्ति का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे हम। 53 हमसे कहता है किस लोकोक्ति का भावार्थ सुमेलित नहीं है यानी गलत की ओर चलना है। गलत हमें कहता है कि 53 का बी होगा, यानी कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि होनहार बीरवान के होते चिकने पात, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, यही गलत है। प्रश्न 54 देखेंगे हम, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि युद्ध में मारा जाना होता है। प्रश्न 55 है कि झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत क्यों आया करते थे? तो इसका जो ऑप्शन विलोपित कर दिया गया है, स्टार दे दिया गया है, इसका बताना मुश्किल है। प्रश्न 56 है और 57, इन दोनों का उत्तर बताना मुश्किल है, व्यापम ने इसको विलोपित कर दिया है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे कि सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लिखे हुए से अर्थगणना कहलाता है। प्रश्न 59 है कि भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावलियों को उनके अर्थों के साथ सुमेलित करना होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। सी हमें कहता है कि पहला का सी होगा, यानी स्क्रिबलिंग, यानी कि लिखकर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा लेखन। फिर दूसरे का है डी,
दूसरे का है डी यानी कि ध्वनि जागरूकता है, ध्वनियों की छोटी छोटी इकाइयों के रूप में पहचानना होता है। फिर तीसरा का बी यानी कि डिकोडिंग यानी कि ध्वनि तथा प्रतीकों के बीच सह संबंध होता है। और चौथा का ए यानी कि प्रिंट चेतना, शब्दों को चित्रों के रूप में पढ़ना पठन अभिनय कहलाता है। प्रश्न 60 देखेंगे हम कि नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथनों को लिखिए, गलत को लिखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 3 दोनों गलत हैं, क्योंकि 0 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चे भाषा बहुत धीमी गति से सीखते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत फास्ट सीखते हैं। फिर है छोटे बच्चों के साथ पठन एवं लेखन की शुरुआत स्कूल की मानक भाषा में होनी चाहिए। जी नहीं, मानक भाषा में नहीं होनी चाहिए, वो एक ठोस रूप में होना चाहिए। बच्चे को गोला बनाना सिखाना चाहिए, बच्चे को रिलेट करना सिखाना चाहिए। अब हम प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। 61 से पहले हम कह रहा है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन व्हाट इज स्टेट और इम्प्लाइड इन द पैसेज में जो है उसको लागू करना है। आइए पैसेज को थोड़ा सा पढ़ते हैं। साइंस द वर्ल्ड हैज बिकम इंडस्ट्रियल्स, देयर हैज बीन एस increase in the numbers of animal species that have either become extinct or have narrowed extinction. Bengal tiger है ना, Bengal tiger for instance which once roamed the jungle in vast numbers now are very few, and by the year 2025 their population will be down zero. What is alarming about the case of Bengal tiger is that his extinction will have been caused almost entirely by poachers who according to some sources are not interested in materials gain but in personal gratification. This is an example of the clownness that is part of what is causing the problem of extinction. Animals like the Bengal tiger as well as other endangered species are a valuable part of world's ecosystems. International laws protecting their animals must be incent to ensure their survival and the survival of the plant. Countries around the world have begun to deal with the problem in various ways. Some countries, in order to circumvent the problem, have allocated large amount of land to animal reserves. They then charge admission to help defray the costs of maintaining the park, and they often must also depend on world organization of support. With the money received they can invest in equipment and patrols to protect the animals. Another solution that is a attempt to stem the tide of animals extinction in a international boycott of product made from endangered species. This seems feral effective, but it will not by itself prevent animals from being hunter and killed. तो 61 नंबर को क्वेश्चन है पैसेज के हिसाब से, बोलते हैं व्हाट इज द ऑथर्स मेंस कॉन्क्रीन इन द पैसेज। तो पैसेज का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इंटरग्रेटेड स्पेसीज। क्वेश्चन इंटरग्रेटेड स्पेसीज फ्लोरा ऑफ फौना इन इमीनेट डेंजर ऑफ
एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम कि सर्टेन स्पेसीज आर बिकमिंग एक्सटैंक्ट बिकॉज ऑफ, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव, सभी होगा, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, पैकेजिंग, लव ऑफ प्रोडक्ट, मोड फ्रॉम देम, तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स एटीट्यूड, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉन्सर्नेट। क्वेश्चन नंबर है ना, कॉन्सर्नेट यानी कि फीलिंग्स और शोइंग वेरी ऑफ सोलिक्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 64 है अकॉर्डिंग टू द पैसेज पॉस्चर किल फॉर, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि पर्सनल सर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 65 है बी व्हाट शॉल बी इनेक्टेड टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ इंडेंग्रेटेड स्पीशीज, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरनेशनल लॉस। क्वेश्चन नंबर 66 है द वर्ड्स ग्रांटिफिकेशन इन द पैसेज इज, तो ये है क्या, तो ग्रांटिफिकेशन एक नाउन है और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और ग्रांटिफाइंग होता है ये एडजेक्टिव होता है और ग्रांटिफाई होता है ये वर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन क्लॉज इन द मीनिंग्स टू द वर्ड्स सर, है ना, सर्कुवेंट इन द गिवन पैसेज, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फाइंड ए बाय अराउंड। क्वेश्चन नंबर 68 है कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बिगन टू डील विथ द प्रॉब्लम इन वेरियस वे, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि परसेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है द वर्ड्स डिफ्राई इन द पैसेज मीन्स, जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि प्रोवाइड और कवर दोनों होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है द फ्रेश स्टेम द टाइड मीन्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टॉप होगा। फिर रीड द फ्लोइंग अनसीन पैसेज है, पैसेज का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम, जिसमें क्वेश्चन है हमारा कि द पैड पेपर डिमांड, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि 1000 गाइल्डर। क्वेश्चन नंबर 72 है फाइंड फ्रॉम द फ्लोइंग द मोस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन सिमिलर टू पॉइंट अटेयर, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्ट्रेंज ड्रेज। क्वेश्चन नंबर 73 है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द कंप्लेन ऑफ ए पर्सन, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वार्थी। क्वेश्चन नंबर 74 है बिवाइल्डर्स मैन, बिवाइल्डर्स मैन, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों, यानी कि कॉन्फ्यूज और परप्लेक्सेड। क्वेश्चन नंबर 75 है द वर्ड्स वेस्चर इज द गिवन पोएम मीन्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफेरल। क्वेश्चन नंबर 76 है द रिसेप्टिव स्किल इज लैंग्वेज, रिसेप्टिव स्किल है ना इज लैंग्वेज, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रीडिंग एंड, है ना, रीडिंग एंड लिस्टनिंग, है ना, द रीडिंग एंड लिस्टनिंग रिसेप्टिव स्किल फॉर, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट स्किल, पैसिव स्किल। विच ऑफ दिस इन ए लैंग्वेज फंक्शन, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए बी एंड सी होगा, यानी कि गिविंग डायरेक्शन, फिर है मेकिंग ए रिक्वेस्ट और तीसरा है ग्रीटिंग ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 78 है रीड द कन्वर्शन, है ना, कन्वर्शन जो बोल रहा है इसके पढ़ना है ए बोलता है कि हाउ अबाउट गोइंग टू ए फेयर, बी बोलता है आई वेंट, फिर ए बोलता है वेंट, फिर बी बोलता है टुमारो, फिर हेयर आई वेंट इज ईदर रिलेटेड टू, जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि टेंस है, क्योंकि द सेंटेंस बी आई वांट सोल बी आई विल। क्वेश्चन नंबर 79 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन बी डन इवन इन द रीडर, जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि डोज नॉट नाउ द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है बोलता है फॉर एक्वायरिंग ऑन मदर टंग ऑन फर्स्ट, मदर टंग अगर क्या है तो
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जस्ट लिस्टन। मदर टंग है, जस्ट सीखता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 81 है द caters to individual डिफरेंस ए लैंग्वेज टीचर सॉल्ड यूज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ए बी एंड सी, यानी कि टेक्स्ट बुक, ऑडियो लिंगुअल मटेरियल और वीडियो होगा, है ना, डिफरेंट लैंग्वेज टीचर्स। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 प्रोडक्टिव स्किल इन लैंग्वेज आर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइटिंग एंड, है ना। रिसेप्टिव में होगा लिस्टनिंग एंड, रिसेप्टिव में होगा रीडिंग एंड लिस्टनिंग, ठीक है, रीडिंग एंड लिस्टनिंग। और प्रोडक्टिव स्किल में होगा राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया, इसमें दोनों दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे हम कि फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एप्रोप्रिएटेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रामेटिकल एक्यूरी। क्वेश्चन नंबर 84 है डिसलेक्सिया क्या है, लैंग्वेज भी है और विजुअल भी है। तो इसका जो 84 का होगा ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी, डिसलेक्सिया इज ए लैंग्वेज डिसऑर्डर, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया इज ए रीडिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंग्वेज डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 85 है विच इज द मोस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 का, है ना। इसको दो ठो को ले लिया है, ओ और बी दोनों, इसका जो लिया है बी और सी दोनों करेक्ट है, बी और सी देखते हैं क्या बोलते हैं। माई आई कम इन, मे आई कम इन, माइट आई कम इन, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 86 है फोर असर्शन, यानी कि कथन कहता है कि एंड रीजन चूज द करेक्ट। तो कथन कहता है, असर्शन कहता है कि फॉर रेमेडियल टीचिंग इन इट इज इम्पॉर्टेंट टू डायग्नोस्टिक स्टूडेंट नीड। सही बोल रहा है, भी सही है, बोलते हैं ए डायग्नोस्टिक टेस्ट सोल बी प्रैक्टिस नीड ऑफ द लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 86 का होगा ए, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन, ट्रू एंड रीजन आर नेसेसरी ऑफ असर्शन ए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि रीड द टेस्ट आइटम गिवन बिलो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप टू मेक लेमंड। तो इसका जो 87 का होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सीक्वेंसिंग होगा, है ना, सीक्वेंसिंग बोल रहा है ना। एड लेमन जूस सुगर एंड वाटर सर्व इन ए टम्बर, टेस्ट इज द आइटम्स। क्या है ये, तो सीक्वेंसिंग में है ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे हम, ए टेस्ट आइटम फॉर स्पीकिंग कैन बी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रियल ओनली, है ना। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे हम, विच टीचिंग राइटिंग टीचर सॉल्व। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 89 का डी होगा, यानी कि बीइंग विथ अलाइंग गुड मॉडल्स। क्वेश्चन नंबर 90 का है, 90 देखेंगे हम कि द सब स्किल ऑफ लिस्टनिंग इंक्लूड, सब स्किल ऑफ लिस्टनिंग इंक्लूड ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ए बी सी डी सभी होगी। क्योंकि अंडर क्या बोलता है, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट, ड्राइंग इन फेस, ड्राइंग इन्फेरेंस, प्रोडक्टिंग और अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया। क्वेश्चन नंबर, यानी कि लिस्टनिंग मीन्स रिकॉग्नाइजेशन साउंड एंड डिडक्टिंग मीनिंग। तो अब हम देखेंगे अगला गणित, तो हमारा विज्ञान का भाग है। इसमें हम देखेंगे कि सीखने के एक विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया। तो बैंकिंग मॉडल अगर किसी ने दिया तो ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं, ऑप्शन नंबर हम सी की ओर ले चलते हैं, और पाओलो फ्रेर ने दिया। एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल बी और सी है, क्योंकि क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करें और खुलकर विचार विमर्श करें। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए। तो सीखना क्या है कि समझ होनी चाहिए, सही बात है। बच्चे
कैसे सीखते हैं कि समझ होना चाहिए। एल्गोरिथम का उपयोग नहीं होना चाहिए, विषय वस्तु की प्रकृति होनी चाहिए। प्रश्न 94 है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह है, तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि निगमनात्मक तर्क। क्योंकि गणित में हमेशा निगमनात्मक तर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, यदि क्यू, डब्ल्यू, एन और जेड क्रमशः परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांकों के समूह को प्रदर्शित करते हैं तो संख्या पद्धति को सीखने के लिए उचित क्रम क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 95 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, 2 प्लस 7x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बटे 1 प्लस 2x बराबर, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, यदि 9n प्लस यदि 9n मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3n माइनस 27 स्क्वायर n बटे 3 स्क्वायर 3m मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 3 बराबर 1 बटे 27, तब m-1 का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 2 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 98 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1540 होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 8 और xy बराबर 2 तब 8x स्क्वायर प्लस 27y3 का मान है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 224 होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी कि श्रेणी 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 के प्रथम n पदों का अगर योग कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2n प्लस n-1 होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 101, रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है। 12 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:5 हो जाएगा। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि 60 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 102 है, यदि दो संख्याओं एक संख्या की क्रमशः 20% एवं 50% है तब पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40% होगा। माना हुआ संख्या 100 है, पहली संख्या 100 का 20% यानी 20, दूसरी संख्या 100 का 50 होगा। प्रश्न अनुसार 20 बराबर 50 का प्रतिशत है तो 50x बटे 100 बराबर 20 बराबर 40% होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 45 सेकेंड लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, यदि x अनुपात y समानुपात y अनुपात z तब x अनुपात z का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर होगा। प्रश्न 105 है, यदि 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50% होगा। प्रश्न नंबर 106 देखेंगे हम कि वृत्त का क्षेत्र प्रश्न नंबर 106 देखेंगे हम कि वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 72 पाई होगा। प्रश्न 107 देखेंगे, एक चतुर्भुज की परिमाप 160 सेंटीमीटर है, यदि उसकी एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर है तब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर विलोपित कर दिया गया है, जबकि इसका जो सही इसमें ऑप्शन में नहीं है, जिसका सही आंसर होगा 600 कर्णी 7 होगा। प्रश्न 108 देखेंगे हम, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। विपरीत शीर्ष में 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 60/13 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 109 देखेंगे हम, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तब सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 80 होगा। प्रश्न 110 देखेंगे हम, 110 कहता है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तब फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 162 मीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न 111 है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब उसका आयतन कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2744 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 होगा।
प्रश्न 112 है, एक आयत के कर्ण उसकी एक भुजा से 2 गुना है, आयत की भुजाओं का अनुपात कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1:3 होगा। प्रश्न 113 है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CD बराबर 15 सेंटीमीटर और DA बराबर 7 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 9 सेंटीमीटर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न 114 है, यदि एक लंब वृत्त बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तब लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 836 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न 115 है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप करनी 2+1 है, तब उसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 होगा। प्रश्न नंबर 116 देखेंगे हम, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्यम है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25.5 है। निम्न आंकड़ों का समानांतर मध्य है। तो 117 का जैसे आंकड़ों का समानांतर मध्य अंक दिया है, एक तरफ अंक प्रतिशत है नहीं, सीधा गया 0.20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। विद्यार्थियों की संख्या 2, 12, 13, 8। तो इसका जो 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 56 होगा। तो देखते हैं आंकड़ों का समानांतर अंतराल देखते हैं माध्यम। 0.20 10 हो गया, 20 से 40 30 हो गया। विद्यार्थी 2 हो या 12 है, तो यहाँ 12 है, 10 दूनी 20 और 30 12 ही 360, 360 ठीक है, 360 हो गए। तो अब इसका भी देख लीजिए, तो 420, तो कुल जोड़ दिए तो 1250 और 56 होगा। प्रश्न 118 देखिए, निम्न पाई चित्र में यदि कुल अंक 720 है तो गणित में प्राप्त अंक है। 720 है तो गणित में प्राप्त अंक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 192। कुल केंद्रीय कोण 360 है, बराबर 720 अंक है ना। 360 है ये और 720 अंक है, तो 1 बराबर 2। तो गणित में प्राप्त अंक 96 है, 96 गुणित 2 बराबर 192 होगा। प्रश्न 119 है, निम्न स्तंभ चित्र में किस देश की जनसंख्या दर TN या 25 से अधिक है? तो इसका जो सही आंसर 119 का डी, यानी कि इंग्लैंड का, क्योंकि जर्मनी की जनसंख्या दर 16 है। जर्मनी की जनसंख्या दर 16 है और 25% अधिक होने पर, है ना, 25% अधिक होने, 25% अधिक होने पर 16 गुणित 125 बटे 100 बराबर 20। तो अतः इंग्लैंड की जनसंख्या दर 20/1000 है। प्रश्न 120 देखेंगे हम, प्रश्न क्रमांक 120 देखेंगे हम, निम्न पाई चित्र में उम्र वर्ष 25 से 34 एवं उम्र वर्ष 35 से 44 की व्यक्तिगत आय अनुपात है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6/5 होगा। प्रश्नानुसार 100% बराबर 2499.4 अरब। उम्र वर्ग 25 से 34, उम्र वर्ग 35 से 44, तो 24:20, 24:20, तो 6:5 होगा। 6 चौको 24 और 5 चौको 20। अब हम देखेंगे प्रश्न 121 है, जो विज्ञान के भाग है। रतौंधी किसके कमी के कारण होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, क्योंकि रतौंधी जिसे रेटिनाल या एंटी जीरोथैल्मिक भी कहा जाता है, यह आंखों से संबंधित रोग होता है जिसे जीरोथैल्मिया या रतौंधी कहा जाता है। यह आंखों में किरेटिन का जमाव आंखों में होने लगता है। विटामिन ए इसके जमाव को रोकता है। विटामिन ए की प्राप्ति गाजर, आम, पपीता, कार्ड, लीवर, तेल में पाया जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए रेटिना में राड कोशिकाओं के कार्य के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से राड कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, यह मर सकती हैं, जिससे रतौंधी हो सकती है। प्रश्न 122 है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम का प्रकार होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोकैरियोटिक में ऑप्शन नंबर बी होता है, यानी कि 70S होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम की संख्या 70S होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कहने का तात्पर्य है कि अवसादन गुणांक या समेत वर्ग इकाई के आधार पर राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 80S, एक 70S। तो 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका राइबोसोम
80 प्रकृति के होते हैं। ये 30 से 40 नैनोमीटर लंबे और 20 से 24 नैनोमीटर चौड़े होते हैं। भार भार इसका 4.0 से 4.5 मिलियन डाल्टन होता है। 80 राइबोसोम 2 उप इकाई, 60 बड़ी उप इकाई व 40 छोटी उप इकाई होती है। और प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक है ना, तो यूकैरियोटिक में 80 है, प्रोकैरियोटिक में 70 है। तो प्रोकैरियोटिक में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। ये 20 से 29 नैनोमीटर लंबे एवं 12 से नैनोमीटर लंबे एवं 17 से 21 नैनोमीटर चौड़े व 2.7 से 3.0 मिलियन डाल्टन के भार के होते हैं। राइबोसोम कोशिकाओं के अंदर छोटे अंगक होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। 70 राइबोसोम जो सब यूनिट से बने होते हैं। एक 50 बड़ी उप इकाई और एक 30 छोटी उप इकाई होता है। प्रश्न 123 से सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए, कुछ कोशिकाएं जी अवस्था में प्रवेश करती हैं जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाती है। कारण है इसका जीओ अवस्था, जीओ अवस्था मीटोजेन एवं ऊर्जा समृद्ध यौगिक की अनुपलब्धता के कारण होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसको विलोपित कर दिया गया है। बाकी आके देखिए इसको कि जीवन अवस्था इस अवस्था में उसका वृद्धि और कोशिका विभेदन होता है। यह कोशिका की अचक्रीय अवस्था है। जी शून्य कोशिकाएं निश्चल रहती हैं। मीटोजेन ये वह कारक या पदार्थ है जो कोशिका विभाजन लाते हैं। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो मेटोजेन की तरफ कार्य करता है। ऐसे हार्मोन जंतुओं में अभी नहीं खोजे गए हैं। जंतु शरीर के कुछ मेटोजेन यानी कि EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर PDGF, प्लेटलेट्स, व्युत्पन्न वृद्धि कारक व लिम्फोकाइन होते हैं। प्रश्न 124 से कोशिका को प्रथम बार खोजा था तो किसने खोजा था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट हुक ने खोजा था। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1635 से 1703 एक अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 में कार्क में कोशिकाओं की खोज की थी। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप का उपयोग करके कार्क में छत्ते जैसी संरचना देखी। उन्होंने इन संरचनाओं को कोशिका सेल नाम दिया, है ना। एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने 1632 से 1623 एक डच वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1673 में जीवित कोशिकाओं की खोज की। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप का उपयोग करके विभिन्न जीवों के नमूने की जांच की और उन्हें जीवित कोशिकाएं दिखाई दी। फिर इसी में हम देखेंगे कि MJ स्लीडेन व थियोडोर श्वान यानी कि 1838 से 1839 और 1804 से 1881 जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1939 में कोशिका सिद्धांत विकसित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और प्रत्येक नई कोशिकाओं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। रुडॉल्फ विर्चोव यानी 1821 से 1902 एक जर्मन चिकित्सक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1955 में कोशिका सिद्धांत में योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि सभी जीवित कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं और यह प्रक्रिया ओमनिस सेलुला के नियम द्वारा शासित होती है। अतः रॉबर्ट हुक को कोशिकाओं के प्रथम खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। तो आइए मिलान करते हैं। तो इसका जो 125 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि ए का 3 यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादक होता है वो होता है सौर ऊर्जा से सकल कार्बनिक तत्व का उत्पादन होता है। बी का 2 होता है द्वितीयक उत्पादक जो होता है वो उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर होता है। और उसके बाद है सी का 1 है यानी कि उत्पादक होता है जो हरे पौधे होते हैं। और डी का 4 होता है यानी कि आहार जाल जो होता है खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध होता है। प्रश्न 126 है निम्न में से किस जगत किंगडम में परिभाषित सीमाएं नहीं होती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोटिस्टा में। क्योंकि प्रोटिस्टा यह जगत एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की एक विस्तृत विविधता को शासित करता है जिसमें पौधे, जानवर और कवक शामिल नहीं हैं। प्रोटिस्टा में नाभिक और झिल्ली युक्त अंगक होते हैं और कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की भी होते हैं। प्रश्न 127 देखेंगे हम कि सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल्स लकड़ी
की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होती हैं क्योंकि मार्बल टाइल्स। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवहन होता है, क्योंकि मार्बल टाइल्स ऊष्मा का सुचालक है जबकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। अतः सर्दियों में मार्बल ठंडा जबकि गर्मियों में गर्म महसूस होता है जबकि लकड़ी में ताप पर कम प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न 128 से पवन ऊर्जा क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि केवल 1, 2 और 4 है, क्योंकि एक पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा यानी कि वाइंड एनर्जी हवा की गति से प्राप्त ऊर्जा है जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह ऊर्जा पर्यावरण के लिए सुरक्षित और नवीनीकरण है। पवन ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होता है और यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करते हैं। पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर रहता है। हवा की गति में परिवर्तन से ऊर्जा उत्पादन प्रभावित होता है, अतः यह एक अंतर्यायिक ऊर्जा है जो दूरस्थ एवं पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी है। प्रश्न 129 है कि निम्नलिखित में से क्या सबसे सरल प्रकार की गति है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरल दिखी गति है, क्योंकि गति को निर्देशांक के आधार पर 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। एक विमीय गति यानी कि निर्देशांक पर किसी पिंड की गति यदि सीधी रेखा में हो, सीधी सड़क पर कार की गति। द्विमीय गति हम किसे कहते हैं, किन्हीं दो अक्षों पर गति यानी कि तल में गति। त्रिविमीय गति यानी त्रिविमीय आकाश में तीनों अक्षों पर गति यानी आकाश में पक्षी की गति। सबसे सरल प्रकार की गति सरल रेखीय गति होती है। प्रश्न 130 देखेंगे हम। 130 कहता है कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चालन कहलाता है, क्योंकि चालन हम उसे कहते हैं कि इस प्रक्रिया में गर्मी ताप एक वस्तु के ऊष्मीय ऊर्जा के कणों के कंपन और आपस में टकराने से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं। प्रेरण होता है। प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें कभी किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है जिसे माइकल फैराडे ने 1831 में खोजा था। संवहन, जिसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं, है ना, कन्वेक्शन कहते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी गैस अथवा द्रव के अणु स्वयं ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। प्रश्न 131 है, कथन ए, ऊष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। कारण कहता है कि विभिन्न प्रणाली जिसके द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है, तो वे चालन, संवहन का एवं विकिरण है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है, क्योंकि ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। ऊष्मा का स्थानांतरण वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ऊष्मा के संचरण की विधियों में चालन, संवहन, विकिरण शामिल होता है। प्रश्न 132 है। 132 कहता है कि चलती ट्रेन में खड़ा यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाता है। निम्नलिखित में से एक यात्री के गिरने का कारण हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यात्री के पैर एवं फर्श के बीच घर्षण बल। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में भी रहना चाहती है तथा एक समान गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व, रुकी हुई बस अचानक चलने पर यात्री को पीछे की ओर धक्का लगता है। गति का जड़त्व यानी चलती हुई बस पर ट्रेन से छलांग लगाने पर आगे की ओर गिरना। और दिशा का जड़त्व यानी कि मोड़ में बस में बैठा व्यक्ति वाहन की ओर झुक जाता है, यानी कि जब ट्रेन अचानक रुकती है तो यात्री का शरीर अपने गतिशील मोशन को बनाए रखने की प्रवृत्ति के कारण आगे की ओर गिरता है। यह न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम है, जो कहता है कि कोई भी वस्तु जब तक अपनी स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। प्रश्न 133 है कि स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक क्षण स्थिर अवस्था में रहता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में, क्योंकि एक स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबकीय क्षण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। इसका कारण यह है कि चुंबकीय क्षण के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबकीय क्षण का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। प्रश्न 134 है। कथन ए, वस्तु की दूरी लेंस से कथन है 134 ए, यानी वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी है। कारण है इसे वस्तु के लेंस के प्रकाशित केंद्र तक मापा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए और कारण दोनों सत्य हैं एवं कारण आर कथन ए का सही स्पष्ट करता है। क्योंकि कथन ए सत्य है क्योंकि लेंस से वस्तु की दूरी को वस्तु की दूरी कहा जाता है, सही बात है। कारण आर भी सत्य है क्योंकि वस्तु से लेंस के प्रकाशित केंद्र तक की दूरी को वस्तु की दूरी के रूप में मापा जाता है, इसलिए दोनों कथन सत्य है, कारण भी सही स्पष्टीकरण करता है।
प्रश्न 135 है कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का मिलान करें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं सी से परे एफ और सी के बीच। जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनता है। सी पर यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र सी पर होती है तब प्रतिबिंब भी केंद्र सी पर ही बनती है। सी और एफ के बीच, सी से आगे यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एफ और केंद्र सी के बीच होती है तब प्रतिबिंब केंद्र सी और अनंत के बीच में ही कहीं बनता है। एफ पर अनंत पर जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस एफ से भी परे होती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रश्न 136 देखेंगे हम, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि छोटा बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। प्रश्न 137 है कि प्रति इकाई समय में स्पीडन या विरलन की संख्या बनती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवृत्ति बनती है, क्योंकि प्रति इकाई समय में स्पीडन या विरलन की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है और यह ध्वनि तरंगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ध्वनि की पिच को निर्धारित करती है। प्रश्न 138 है कि वजन से तेज ध्वनि लंबी दूरी तक कर सकती है। तो इसका जो क्या सही आंसर है, क्या कि सबसे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उच्च ऊर्जा वजन से तेज ध्वनि लंबी दूरी तय कर सकती है। प्रश्न 139 यदि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है तो प्रतिरोध के 2 टर्मिनलों के बीच प्रभावित अंतर की गणना क्या है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 वोल्ट है। प्रश्न 140 है कि दिए गए विद्युत घटकों का सही मिलान करें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर ए का 4 है, फिर बी का 1 है यानी कि प्रतिरोध वो है, फिर संधारित्र तीसरा नंबर है और डायोड जो कि दूसरा नंबर है। 141 देखेंगे हम कि कौन सा संयोजन एक सर्किट दिखाता है जहां प्रत्येक बल्ब से बहने वाली विद्युत धारा x पर बहने वाली धारा के समान होगी। जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 4 दिखाता है, क्योंकि सर्किट 4 में बल्ब श्रृंखला से जुड़े हुए हैं जिसमें प्रत्येक बल्ब से बहने वाली धारा बिंदु x पर बहने वाली धारा के समान होती है। श्रृंखला सर्किट में सभी उपकरणों में समान धारा बहती है। प्रश्न 142 से विलोपित कर दिया गया है। 142 कहता है 100 वाट विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करता है। तो विलोपित है, जबकि ऊर्जा J बराबर शक्ति W गुणित समय S का सूत्र है ना, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणित समय। तो 100 वाट बल्ब गुणित 60 S बटा मिनट में 6000 जूल खपत होगा। ऑप्शन नहीं दिया है, जिसको 600 को 6000 लिखना था। प्रश्न 143 है कथन लेजर लाइटें अत्यधिक दिशात्मक होती हैं, कारण लेजर का प्रयोग दांतों को सफेद करने वाले उपकरण के रूप में किया जा सकता है। तो इसका जो सही कथन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों कथन सत्य है, लेकिन ए आर का सही कारण नहीं है, क्योंकि लेजर लाइटें अत्यधिक दिशात्मक होती है, यह कथन सत्य है। लेजर का प्रयोग दांतों को सफेद करने में किया जाता है, ये भी सही है, लेकिन हालांकि दोनों कथनों का आपस में कोई कारण प्रभाव संबंध नहीं है। प्रश्न 144 है आर प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन हिस्सों को समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इन संयोजक का समतुल्य प्रतिरोध आर है तो अनुपात आर है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 होगा। आर प्रतिरोध वाले तार को 5 बराबर भाग में काटने पर प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R/5 होगा, यानी कि 5 समान प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध R निम्नलिखित होगा, यानी कि 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R है ना, R/5 5 5 तो 1/R बराबर 5/R 5/R 25/R यानी कि R बराबर R/25, यानी कि इसलिए अनुपात R/R होगा, यानी R/R बराबर R/25 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 145 देखो सही जोड़ी बनाइए। तो प्रश्न 145 का होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिलाते हैं, इमली का होगा टार्ट्रिक अम्ल और 145 का बी। 145 इमली का होगा टार्ट्रिक अम्ल और चूना का होगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, टमाटर का होगा ऑक्जेलिक अम्ल और कपड़े धोने का सोडा जो होगा सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न 146 नींबू के रस में होते हैं
नींबू के रस में अगर कोई होता है तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं। ए हमें कहते हैं H+ आयन अधिक और OH आयन कम। क्योंकि नींबू का रस एक अम्लीय पदार्थ है और इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी और OH आयनों की सांद्रता कम होगी। प्रश्न 147 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 39/39 के परमाणु के लिए सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमाणु में 19 प्रोटॉन है। क्योंकि पोटेशियम परमाणु प्रोटॉन की संख्या 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ना, पोटेशियम परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 19, न्यूट्रॉन की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 होगा। ठीक है। प्रश्न 148 है कि दंत क्षय का कारण है लार के pH का 7 से कम हो जाना। इसका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से कम नहीं, 5.5 से कम हो जाना। क्योंकि दंत क्षय तब होता है जब मुंह में एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे दांत का इनेमल क्षय होने लगता है। यह स्थिति तब होती है जब लार का pH 5.5 से कम हो जाता है। प्रश्न 149 है 2PbOS + CS = 2PbS + CO2G। इस प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 और 4 सत्य है। क्योंकि कार्बन का ऑक्सीकरण हो जाता है और लेड ऑक्साइड को कब्जे किया जाता है, यानी कि यानी कि 2PbOS + CS = 2PbS + CO2G। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालकर लेड बनाया जाता है। इसी समय कार्बन में ऑक्सीजन जोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन का ह्रास कर रहा है और इसलिए अपचयित हो रहा है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो रहा है। इस अभिक्रिया में लेड ऑक्साइड एक ऑक्सीकरण अभिकारक है, जबकि कार्बन एक अपचयक अभिकारक है ना। प्रश्न 150 देखेंगे हम, कथन ए एक मिश्र में किसी भी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं और इसके घटकों के गुण को दर्शाते हैं। कथन है चीनी एक समजातीय मिश्रण है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। कारण गलत है क्योंकि चीनी एक समजातीय मिश्रण नहीं है। समजातीय मिश्रण एक प्रकार का मिश्रण जिसमें नमूने की एक निश्चित मात्रा में उसके घटकों का अनुपात समान होता है। चीनी एक शुद्ध पदार्थ है, किंतु चीनी का घोल एक समजातीय मिश्रण है। चीनी के घोल में एक निश्चित मात्रा में घटक होते हैं जो पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, समजातीय नहीं सजातीय होगा, समजातीय मिश्रण। अब हमारा इसमें हमारा 150 क्वेश्चन हम देख लिए। साइंस तक का क्वेश्चन हम इसमें देख चुके हैं। अब हम इसमें अगला जो हमारा देखेंगे रीटेट पेपर 2024 का, उसको हम अगले अध्याय में देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।